आज हम लोग बेसिक्स ऑफ मेंडलिज्म कर रहे हैं। एक्चुअली मेंडलिज्म एक ऐसा टॉपिक है या मेंडल एक ऐसा टॉपिक है जिसे कोई भी स्टूडेंट अपने मिडिल स्कूल से ही पढ़ना शुरू करता है। मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, प्लस टू, ग्रेजुएशन, पीजी। तो इसके बारे में सबका अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा रहता है। नेट में मेंडल से क्या सवाल आता है? तो नेट में मेंडल से जो कथा कहानी वो तो आता नहीं है। मेंडल के द्वारा किए गए मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉसेस को ही फंडामेंटल मानकर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और उसमें कई बार काय स्क्वायर टेस्ट, कई बार कोरिलेशन से क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है। तो काय स्क्वायर टेस्ट से क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो काफी कॉमन है, क्योंकि मेंडल आप जब भी पढ़ते हैं तो मेंडल का 3:1 का रेशियो या मेंडल का 9:3:3:1 का रेशियो मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड का, ये एक्सपेक्टेड डेटा है। और ऑब्जर्व्ड क्या मिलता है, तो उसी बेसिस पर सवाल जवाब होते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि मेंडल के लिए वही विद्यार्थी बहुत पावरफुल तरीके से अपने आप को अप्रोच को तैयार कर सकता है जिस स्टूडेंट को मेंडेलियन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, पहला। और दूसरा है कि जिसको क्रॉसेस पर कमांड हो, है ना। क्रॉस के बीच का जो लॉजिक है वो अगर वो उसके कमांड में है, क्योंकि अगर आपका रिफ्लेक्स डेवलप नहीं करता है तो फिर आप बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत वक्त लगाएंगे, और एक बार बहुत वक्त लगेगा तो फिर आउटपुट उतना अच्छा नहीं आता है। तो मेंडलिज्म के बारे में अगर देखें तो फादर ऑफ इनको जेनेटिक्स कहा जाता है, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, जबकि जेनेटिक्स का टर्म जो था वो बैटसन ने दिया था। मेंडल का जो अपना वर्क था वो वर्क एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन पर था, और उन्होंने जिस टर्म को दुनिया के सामने रखा था वो था इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। क्योंकि जिस वक्त मंडल मेंडल का जन्म हुआ और जिस वक्त ये काम कर रहे थे उस वक्त जेनेटिक्स इतना एडवांस नहीं था जितना कि आज है। उस वक्त डार्विन का ही सिद्धांत चल रहा था पूरे दुनिया में, और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स सब एकदम ब्लेंडेड था, घिचपिच था। तो लोग को उस ट्रेंड को समझने में वक्त लगा, वक्त लगता भी है, हर काम को करने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन जो पहला आइडिया होता है जहां से ये सारी बातें उठकर आती हैं वह मेंडल से ही था। इसलिए मेंडल ने कहा कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट करते हैं, और इस इनहेरिटेंस में हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो होता है वह देखा जाता है। हेरिडिटी मतलब कि जो कैरेक्टर फादर या मदर का है वह बच्चों में आ जाना, और वेरिएशन मतलब कि जो कैरेक्टर फादर मदर में है उसमें थोड़ा सा बदलाव होकर बच्चों में आना। तो कहीं ना कहीं गैमेटोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट था रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी का, या इवोल्यूशन में उस तरह के कॉन्सेप्ट थे कि अलग अलग जगह पर अलग, उसी जीव में अलग अलग बदलाव होता है। उसका जो रूट कॉज था उसको ये एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा अपने आप को एक कदम आगे रखा। तो मेंडल से पहले जो लोग काम कर रहे थे इस फील्ड में, या जिनको लग रहा था कि ऐसा कैसे हो जा रहा है, उस उन्होंने कई सारे कॉन्सेप्ट दिए थे जो आप लोग पढ़े भी होंगे पहले, जैसे थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इन्होंने कहा कि जो मटेरियल आज के दौर में तो हम जानते हैं कि डीएनए है जो कि इनहेरिट होता है एक से अगले जनरेशन में, उस पर तो डीएनए का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं भाई। तो 1868 में चार्ल्स डार्विन ने एक प्रपोज किया, बोला कि कुछ ऐसा मटेरियल है जिसे हम लोग पैंजीन कहते हैं या गैम्यूल्स कहते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की ओर में जाता है, और वो रिप्रोडक्शन के थ्रू जाता है, प्रजनन के द्वारा वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। तो लोगों को लगा भाई डार्विन ने कहा है, डार्विन बहुत बड़े शख्स थे और है भी, आज भी बहुत नोन है। तो लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा कुछ तो जरूर है, रिप्रोडक्शन के थ्रू जाता है। फिर विजमैन ने, जो कि न्यू डार्विनिज्म के व्यक्ति थे, उन्होंने डार्विनिज्म के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर अपना सवाल खड़ा किया था। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, इसका नाम था थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। इन्होंने जो टर्म दिया उसमें इन्होंने कहा कि जर्म प्लाज्म जो है, ऑब्वियसली जो यहाँ पैंजेंस या गैम्यूल्स कहा जा रहा है, वो थोड़ा जर्म प्लाज्म आया। जर्म प्लाज्म जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी भी कैरेक्टर को लेकर जाता है, ठीक है।
टैंजेंस नहीं जाता है। इसके पीछे जो कोई लॉजिक, बहुत ऐसा स्ट्रांग लॉजिक नहीं था, लेकिन विजमैन का कॉन्सेप्ट भी बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट रहा, और जो जर्म प्लाज्म है वो आज आज भी हम लोग कहते हैं कि हाँ जर्म प्लाज्म है। इन लोगों की दुनिया से इतर, क्योंकि ये लोग जो विजमैन थे या फिर जो भी व्यक्ति थे उस वक्त जो काम कर रहे थे, वो सब लोग डार्विन के इर्द गिर्द काम कर रहे थे। डार्विन ने जो थ्योरीज दिया था, ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसी के इर्द गिर्द काम कर रहे थे। कोई हट के नहीं सोच रहा था। उसी समय ब्रूने ऑस्ट्रिया में वहां के जो पादरी थे, ऑगस्टियन मोनेस्ट्री एट सेंट थॉमस एट ब्रून ऑस्ट्रिया, वो जो फादर थे, फादर जो उन्होंने वहां पर, जिनका नाम ग्रेगोर जॉन मेंडल था, इसमें एल छूट गया है, ठीक है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल था, उन्होंने डार्विन के कॉन्सेप्ट से इतर अपना कुछ कॉन्सेप्ट किया। एक्चुअली चर्च में थे तो वो वहां पर थोड़ा सा सब्जी उपजाना, ये सब काम करना, और स्टैटिस्टिक्स के विद्वान थे, मैथमेटिक्स उनका कोर सब्जेक्ट था, फिजिक्स उन्होंने पढ़ा था, तो वो स्टैटिस्टिक्स पर बहुत ज्यादा वर्क कर रहे थे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर वो बहुत ज्यादा वर्क कर रहे थे। तो इसी चीज के दरमियान में उनको बहुत तरह की ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा, जो कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसको कि दुनिया नहीं महसूस कर पा रहा था। तो मेंडल के ने जन्म लिया 1882 में, और उन्होंने फिजिक्स एंड नेचुरल हिस्ट्री की पढ़ाई की यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में। ये सब हम लोग पहले भी पढ़ते हैं। उनके फादर, उनके जो टीचर थे वो थे निगली, सी निगली, बड़े पॉपुलर बॉटनिस्ट थे। तो वो अपना पढ़ाई लिखाई किए, स्टैटिस्टिक्स पर काम किए, फिजिक्स पर काम किए, नेचुरल हिस्ट्री पर काम किए, और जब वो प्रिस्ट बने तब उन्होंने अपने उसी गार्डन में प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर काम किया। उन्होंने सोचा कि क्या है भाई, अलग अलग तरह की चीजों का मिलाकर देखते हैं क्या होता है, नया क्या होता है। और उन्होंने जिस प्लांट को पिकअप किया, मतलब जिस प्लांट का डेटा उन्होंने शेयर किया, वो था गार्डन पी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ गार्डन पी पर ही काम किया था, है ना, पाइजम सटाइवम पर। उन्होंने अन्य भी प्लांट्स पर काम किया था, जिसमें कुछ डेटा जो बाद में देखा लोगों ने, वो हॉकवीड पर भी था। लेकिन उनका जो अपना कॉन्सेप्ट था प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का, उसको बहुत सपोर्ट नहीं कर पा रहा था ये हॉकवीड। इसीलिए उन्होंने हॉकवीड के डेटा को शेयर नहीं किया था उस वक्त। अब यहाँ जो मुद्दा उसको समझने की कोशिश करिए कि उन्होंने जो अपने प्रॉपरली ध्यान दिया, और ध्यान देते हुए उन्होंने इस बात का को बहुत फैक्ट में रखा, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। तो हॉकवीड के डेटा को उन्होंने पब्लिश नहीं किया, लेकिन जो गार्डन पी का डेटा आया उनको उन्होंने पब्लिश किया एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून, इसमें 1866 में। लेकिन कहते हैं कि कोई भी नई बात अगर कोई शेयर करता है तो लोग, दुनिया उस पर ध्यान नहीं देता है। तो उनके भी इस बात को बहुत लोग ध्यान नहीं दिए, और गुमनामी में ही मेंडल अपना काम करते करते इस दुनिया से विदा ले लिए। लेकिन एक बहुत खास बात थी, वो अपने सभी काम को लिख रहे थे। He was a very good writer. So he has wrote each and everything, including the data, including his conceptions. और जब दुनिया में इस विषय पर सोचा जाने लगा, ये ऐसा कुछ क्या हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, तो म्यूटेशन पर काम कर रहे थे ह्यूगो डिवरीज नीदरलैंड से, कोरेंस काम कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन पर, और एरिक वॉन शेरमैक काम कर रहे थे ऑस्ट्रिया में। इन तीनों ने काम किया, और जब इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया तो उससे पहले ये ढूंढने लगे कि इस तरह का कोई काम किया है क्या। तो जानकर इनको आश्चर्य लगा कि इस इतना डिटेल्ड वर्क ग्रेगरी जॉन मेंडल कर चुके हैं। तो फिर से 1901 में फ्लोरा नाम का जर्नल में मेंडल के काम को रिपब्लिश किया था ह्यूगो डिवरीज ने। देखिए कितनी ईमानदारी थी। ईमानदारी का एक बहुत बड़ा नमूना मिलता है उस जमाने के साइंटिस्ट लोगों में। लेकिन जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने जो काम किया, लायन ने भी काम किया था उसी से मिलता जुलता, है ना। उन्होंने एक डेटा दिया था। माल्थस ने कुछ अपना इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का काम किया था, है ना। वैलेस ने काम किया था चार्ल्स डार्विन की तरह मिलता जुलता। आज भी डार्विन वैलेस थ्योरी कहा जाता है। उन लोग का अपना एक ऑनेस्टी था। यहाँ भी इन साइंटिस्ट ने अपना एक ऑनेस्टी दिखाया,
और मेंडल को रिक्रिएट करके, रीडिजाइन करके पब्लिश किया, और उन्हीं के जितने भी डेटास थे उसके बेसिस पर उन्होंने प्रपोज किया थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल। तो थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल एक्चुअली मेंडल ने नहीं दिया था, यह इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर लिखा था, रीराइट किया था मेंडल को। और ये जब दुनिया में पब्लिश हुआ और अलग अलग फोरम पर पढ़ा जाने लगा, तो कहते हैं ना कि दुनिया में हंगामा मच गया, अरे ये क्या चीज है, भला क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? और हर लैब में ये टेस्ट किया जाने लगा और लोगों ने देखा कि रिजल्ट ऑलमोस्ट मेंडल के इर्द गिर्द ही आ रहा है। साथ ही साथ लोगों ने अलग अलग प्लांट्स पर काम करना शुरू किया, ठीक है। तो उसमें आया कि नहीं, सारा प्लांट मेंडल के ही इस लॉ को नहीं मानता है, तो बना कि ठीक है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अभी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, इसलिए हम लोग इस नोट से ही इसको देख लेते हैं, और जब डिटेलमेंट का आएगा तो फिर हम लोग उसको करेंगे। अब मेंडल ने जो प्लांट था पाइजम सेटाइवम, उसी को क्यों पिकअप किया? चूंकि ये सब चीज हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। तो एक तो है कि मटर में कई प्रकार के वैरायटीज मिलते हैं, कई तरह के रूप में, अलग अलग तरह का फूल, अलग अलग तरह का कली, अलग अलग तरह का उसका पॉड, अलग अलग तरह का सीड का कलर, अलग अलग तरह का प्लांट की लंबाई। तो इतने वेरिएशंस और वेराइटीज था कि मेंडल लगा कि हाँ, अगर इसको हम पिकअप करते हैं तो इसमें हम कुछ देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने बड़े सेलेक्टिव लिए कैरेक्टर, मान लो कोई सोचता है कि हाथी का रिप्रोडक्शन पर काम करेंगे और कम से कम 20 जनरेशन को देखेंगे, तो 20 जनरेशन देखने के चक्कर में उस आदमी का 6 जनरेशन लग जाएगा, 600 साल लग जाएगा। तो ये भी बड़े चतुर थे। ये जो प्लांट था वो बहुत शॉर्ट लाइफ साइकिल था उसका, शॉर्ट लाइफ साइकिल। साथ ही इसमें कोई पैसा नहीं खर्च करना था, इसलिए कोई लैब नहीं लगाना था, अपने प्लांट को लगाइए गार्डन में, हो गया। साथ ही तक ये प्लांट बाइसेक्सुअल था, इसमें आराम से आप सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे थे, इसमें आराम से आप क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे थे। इस प्रकार से ये कुछ ऐसी खूबियां थी जिसको मेंडल ने सेलेक्ट किया था। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि किसी भी चीज को सिलेक्ट करने से पहले ये जरूर तय कर लो कि कम से कम वक्त में वो कितना से कितना उत्पादन आपको दे सकता है। चतुर थे, ही वॉज अ स्मार्ट गाय, ठीक है। और हम तो कई बार ऐसा सोचते और बोलते भी हैं, अगर मेंडल को लोगों ने 1866 में ही रिकॉग्नाइज कर लिया रहता, तो मेंडल बाकी कार्यकाल में बहुत कुछ इस दुनिया को देकर जाते, क्योंकि तब उनका जो एलिगेंस है वो दुनिया को दिखता है। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने जो दिया वो आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, यह कम बड़ी बात है क्या। उन्होंने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे, उन 7 कैरेक्टर्स में उन्होंने लेंथ ऑफ प्लांट लिया था, कलर ऑफ फ्लावर लिया था, फूल का रंग, फूल का पोजीशन, पॉड जो होता है छेमी उसका कलर, पॉड का शेप, बीज का रंग और बीज का शेप, इस 7 कैरेक्टर्स को लिया था। तो बाकी 22 कैरेक्टर की उन्होंने स्टडी करना शुरू किया था, लेकिन सब कैरेक्टर में इनको सब कुछ नहीं मिल पाया, जिसको कि हम लोग इस टॉपिक के लास्ट में डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम और जीन के बेसिस पर। तो ये पता चलेगा कि मेंडल ने इन्हीं 7 कैरेक्टर्स को क्यों सिलेक्ट किया, बाकी कैरेक्टर्स को क्यों उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। तो दैट वी विल डिस्कस लेटर। अभी तो एकदम बेसिक चल रहा है, जो कि +2 लेवल की पढ़ाई होती है, उस तरह की बातें हो रही है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ प्लांट में एक डोमिनेंट ट्रेट था टॉल और एक रिसेसिव ट्रेट था ड्वार्फ। कलर ऑफ फ्लावर में जो डोमिनेंट था रेड और वायलेट और रिसेसिव था व्हाइट। फूल का पोजीशन ऑक्सिलरी या फिर टर्मिनल एंड में। कलर ऑफ पॉड हरा रंग का, छेमी तो यूजुअली देखते हैं, लेकिन कुछ कुछ पीला रंग का भी था। शेप ऑफ पॉड फ्लैट एंड चिपटा वाला या कंस्ट्रिक्टेड वाला। और कलर ऑफ सीड येलो कलर का डोमिनेंट और हरा कलर है तो रिसेसिव। एंड शेप ऑफ सीड गोल है तो डोमिनेंट और झुर्रीदार है तो रिंकल्ड है तो रिसेसिव। तो इस प्रकार की ये जो ट्रेट्स थे उन्होंने पिकअप किए थे, और इसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है, यह सारा कुछ आज के दौर में प्रूव हो चुका है। यह कुछ मेंडल की बातें थी। अब तक ये मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड या डायहाइब्रिड क्रॉस कराया था, उसको समझने के लिए बहुत सारे टर्म्स की आवश्यकता पड़ती है। इन टर्म्स के साथ भी दोस्ती होना बहुत जरूरी है। आप जितना जल्दी इन टर्म्स से दोस्ती करेंगे उतनी आपकी अच्छी पकड़ होगी। अब सबसे पहला जो आता है वो होता है एलील। अब हम लोग थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एलील का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी होता है।
एलील या एलिलोमॉर्फ लोग कहते हैं, जो भी कहें। इसको लोग बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट ऑफ अ कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर को एक जीन मान ले तो एक जीन का कई कॉन्ट्रास्ट। बोलेंगे सर कैसे? हम बोलेंगे देखो, अगर मेंडल ने फ्लावर कलर लिया तो फ्लावर कलर में दो आ रहे थे, वायलेट एंड व्हाइट। इसका मतलब क्या था कि अगर फ्लावर कलर है और इसको हम लोग वायलेट या रेड मान लें, ठीक है, वायलेट को रेड और वायलेट, अगर इसमें हम लोग एक जीन मान लें आर जीन, मतलब फ्लावर कलर जीन, इस जीन के दो एलील्स हो गए, टू एलील्स। कौन कौन से हो गए? एक कैपिटल आर एलील जो रेड को रिप्रेजेंट करता है, एंड एक स्मॉल आर एलील जो किसको रिप्रेजेंट करता है? व्हाइट को। तो एक जीन का दो कॉन्ट्रास्ट हो गया, तो दोनों कॉन्ट्रास्ट को हम लोगों ने एलील कहा, ठीक है। अब इसमें कई बार मुद्दा आता है क्या कि क्या बहुत सारे एलील्स हो सकते हैं? जैसे आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, आई इसके 15 एलील्स हैं। इसलिए आप देखेंगे आई कलर्स पर बहुत काम किया मॉर्गन ने, और बाकी साइंटिस्ट भी आज भी करते हैं, और आई कलर पर कई तरह के इसके कॉन्ट्रास्ट फीचर जो है उसका वो स्टडी करते हैं, डिटेलमेंट करते हैं, क्योंकि इसमें इसके अलावा कि जो सेक्स कॉम्पैटिबिलिटी, इन इनकॉम्पैटिबिलिटी जीन्स जो हैं ऑफ कॉर्न, वो मोर देन 200 200 से भी ज्यादा एलील्स उसमें मिलते हैं। इसका मतलब है कि कोई जरूरी नहीं कि एलील दो ही हो, एलील 3 4 5 6 7 10 100 200 हो सकते हैं। जैसे हम लोग का ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप, अगर हम लोग अपना एबीओ ब्लड ग्रुप को देखें, इसमें 3 एलील्स मिलते हैं। ये सब पॉपुलर टर्म है, पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई, ये 3 एलील मिलता है। इसका मतलब होता है एलील। तो अब होता है कि हाउ डज एलील फॉर्म, हाउ डज एलील्स आर फॉर्म, ठीक है ना। सबसे सवाल हो गया कि एलील बना कैसे, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होता है वो ये होता है कि म्यूटेशन फॉर्म्स न्यू एलील्स। नए एलील्स को कौन बनाता है? म्यूटेशन। और ये बोला गया, लोगों ने कहा क्या? लोगों ने कहा कि वाइल्ड जीन और म्यूटेंट जीन, वाइल्ड जीन से क्या बनता है? म्यूटेंट जीन। तो वाइल्ड जीन और म्यूटेंट जीन अगर बना, यह भी एक तरह का क्या है? एलील फॉर्मेशन है। मान लो कि कैपिटल आई ये ब्लड ग्रुप का वाइल्ड जीन है और इससे स्मॉल आई बन गया, तो हम लोगों ने क्या कहा कि स्मॉल आई एलील जो है वो कैपिटल आई ए वाइल्ड जीन से बना है। तो म्यूटेशन से ही नए एलील्स बनते हैं। अब जितने प्रकार के म्यूटेशंस होंगे उतने प्रकार के एलील्स बनते हैं। इसका मतलब है कि मैक्सिमम एलील्स, जितना ज्यादा म्यूटेशन होगा जीन में, ऑफ अ जीन तो लिखना पड़ेगा ना जी, ऑफ अ जीन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन। एक ही जीन के कई तरह के एलील्स जो है वो मिलेंगे इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब आता है अगला कि व्हाई एलील्स आर फॉर्म्ड। और तो था, अब आए व्हाई एलील्स आर फॉर्म्ड। एलील बनाने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? इसका आंसर होता है इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। इन्वायरमेंट जो है वो क्या होता है? चेंज करता है। देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर फॉर द बेटर एडेप्टेशन, बहुत बढ़िया एडेप्टेशन हो, म्यूटेशन मेक्स
मेक्स न्यू एलियंस। आज देखिए, जो हम लोग का ब्लड ग्रुप है, सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ। और ओ का जो एलील है वो क्या है? दोनों स्मॉल आई है। इसका मतलब आज स्मॉल आई जो है ब्लड ग्रुप में, वो सबसे कॉमन एडेप्टेशन है। तो बदलते दुनिया के साथ हर जीन में बदलाव होता है, बदलते एनवायरमेंट के साथ हर जीन में क्या होता है? बदलाव होता है। और इस बदलाव में दो तरह के का घटनाएं होती हैं, एक तो क्रॉसिंग ओवर होता है और एक म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन जो है वो डिजास्ट्रस चेंज है, मतलब कि उसमें 1000 तरह का म्यूटेशन हो जाएगा और मैक्सिमम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक दो उसमें से बचता है। जबकि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? मैक्सिमम सिलेक्शन ही होता है। क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन के बीच का डिफरेंस आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो है वह एलील्स का कॉन्सेप्ट होता है और इसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। अब अगला जो मुद्दा है वो है कि व्हाट यू मीन बाय होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। यू ऑल आर क्वाइट अवेयर कि अगर एक ही प्रकार के दो एलील्स हो एक साथ तो होमोजाइगस कहलाएंगे, और जबकि दो डिफरेंट एलील्स ऑफ एक जीन एक साथ हो वो हेटेरोजाइगस कहलाएंगे। जैसे यहां पर देखिए, कैपिटल टी दोनों एक साथ है, होमोजाइगस। स्मॉल टी होमोजाइगस, है ना? लेकिन कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट को कह रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट होमोजाइगस। और स्मॉल टी रेसेसिव को कह रहा है तो इसको कहेंगे हम लोग रेसेसिव होमोजाइगस। इस प्रकार से होमोजाइगस दो रूप में होते हैं, एक डोमिनेंट होमोजाइगस और एक रिसेसिव होमोजाइगस। जबकि हेटेरोजाइगस के लिए क्या टर्म आता है कि जब दो कॉन्ट्रास्ट अलग अलग टाइप के जो गैमेट्स हैं वो अगर एक साथ आ जाए, लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी, देन इट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस। ये सब चीजें आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताकर आपके दिमाग में इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। व्हाट डू मीन बाय गैमेट, है ना? गैमेट्स का मतलब क्या होता है? तो नॉर्मल कई तरह के इसके डेफिनेशन होता है कि जो सोमैटिक सेल का जो हैप्लॉइड फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड अ गैमेट। ठीक है भाई? 2n से n हो जाए तो भी उसे हम लोग गैमेट कहते हैं। फिर कहते हैं क्या कि जो दो सेट ऑफ एलील है, कैपिटल टी और स्मॉल टी एग्जांपल लिया गया, वो एक सेट में अगर बढ़ जाता है दैट इज कॉल्ड अ गैमेट। सो अ गैमेट सेल इज हैविंग वन सेट ऑफ एलील ऑफ जीन्स, दैट इज कॉल्ड अ गैमेट। मतलब एक ही सेट में एलील उसके पास होगा। अगर कैपिटल टी है, या सोचो कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, अगर इसको गैमेट हम लोग बांटेंगे तो क्या होगा? एक कैपिटल टी गैमेट हो जाएगा और एक स्मॉल टी गैमेट हो जाएगा। मेंडल ने कहा कि गैमेट हमेशा प्योर दिखता है। अगर कैपिटल टी है तो वो टॉल बनेगा, स्मॉल टी है तो वो डॉर्फ बनेगा। उन्होंने कहा कि हमेशा प्योर होता है, गैमेट कभी भी इम्प्योर नहीं होता। लेकिन जो जाइगोट फॉर्म में जाइगोटिक फॉर्म होते हैं उसमें एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर सकता है, जैसे कैपिटल टी डोमिनेट्स ओवर स्मॉल टी। तो यह प्योर नहीं है, बट गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। अब मुद्दा इसमें आता है कि गैमेट्स बनते कैसे हैं। अगर गैमेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो हम लोग बोलते हैं कि कैसे टाइप्स ऑफ गैमेट हम लोग डिसाइड करेंगे। टाइप्स ऑफ गैमेट्स बोलते हैं, टाइप्स ऑफ गैमेट डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ कंट्रास्ट ऑफ एलील्स, एलील्स ऑफ अ जीन। एक जीन के एलील्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना? ये डिपेंड करता है किस पर? डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन। अब यहां पर जैसे मैंने कहा कि सोचो कैपिटल टी है, इसके अगर गैमेटोजेनेसिस करेंगे तो ठीक है, चार तरह का बनेगा, हम दो ही इसमें लेते हैं, एक कैपिटल टी और दूसरा भी कैपिटल टी। हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें नंबर दो जरूर है लेकिन टाइप एक ही है, वन टाइप। वहीं पर कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, क्योंकि इसमें दो तरह के अलग अलग तरह के एलील हैं, तो एक कैपिटल टी का एलील बनेगा, गैमेट बनेगा, तो एक स्मॉल टी का गैमेट बनेगा। तो ये जो टर्म्स ये तो आसान है, ये कोई भी विद्यार्थी समझता है। ओके, नाउ व्हाट हैपन, अब आता है कि क्या होगा तब जब एक साथ कई तरह के एलील्स को पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ प्रोबेबिलिटी जो है वो देखा जाता है। मान लीजिए कि टू टाइप्स ऑफ जीन्स, दो तरह के जीन्स को पढ़े, है ना? तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं।
दो तरह के जीन्स का, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब जब भी गैमेट बनाते हैं तो हमारे गैमेट में एक टी का वेरिएंट होना चाहिए और एक आर का वेरिएंट होना चाहिए, यही दो होना चाहिए। तो सोचो कि इससे कितने वेरिएंट हो सकते हैं, एक कैपिटल टी और एक कैपिटल आर, तो हमने लिखा टी आर। एक कैपिटल टी हो सकता है, एक स्मॉल आर हो सकता है, तो हमने लिखा कैपिटल टी स्मॉल आर। तो अब इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। अब है स्मॉल टी कैपिटल आर हो सकता है, तो स्मॉल टी कैपिटल आर। और एक स्मॉल टी स्मॉल आर हो सकता है, तो हम लिखते हैं स्मॉल टी स्मॉल आर। लेकिन ये जो मेथड है, इस मेथड में दो जीन्स का तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 3 4 5 6 जीन्स एक साथ पूछ दे, मान लो कि आपसे कोई पूछे कि बताओ टी टी आर आर एम एम एन एन पी पी आर एस एस, बोले कि बता इसका गैमेट बनाओ, तो हम लोग तो बस परेशानी में आ जाएंगे कि कैसे इतना बड़ा लंबा चौड़ा गैमेट बनाएंगे। इसका मतलब एक टेक्निक होता है और वह टेक्निक जानना बहुत जरूरी होता है। वह टेक्निक कैसे होता है, क्या होता है, यह हम लोग सेकेंड लेक्चर में देखने जा रहे हैं।